हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करिकुलम। आज की इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूं हिमाचल के एई के एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में। जब जैसे ही हिमाचल हिमुडा में हमें पता है वैकेंसीज अभी आ चुकी हैं, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, एई की वैकेंसी आ चुकी है। बहुत सारे बच्चों के मन में अब ये डर पैदा हो गया कि अभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जो इस बार होने वाला है उसकी तैयारी कैसे होगी और उस एग्जाम को कैसे क्लियर करा जाएगा। बहुत सारे बच्चे आप में से जो हिमाचल के एई के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, अभी देखो ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से जो है तैयारी कर रहे थे, बट अभी एचपीएससी एई ने एग्जाम पैटर्न टोटली कंप्लीटली चेंज कर दिया है और इस बार से जो एग्जाम है वो डिस्क्रिप्टिव में होने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों के मन में कहीं ना कहीं डर है। ये उनको लगता है कि शायद इस बार डिस्क्रिप्टिव में क्या पूछा जाएगा और मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए कैसे तैयारी करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। साथ साथ में से बहुत सारे बच्चों ने मेरे को मैसेज करके बोला था कि सर कोई डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की तैयारी कैसे करें, उसकी स्ट्रेटेजी की वीडियो बनाओ। तो मैंने इसकी जो डिस्कशन है राकेश सर के साथ, सुशांत सर के साथ किया और डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमने आपके लिए रेडी करी है। और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल जानकारी सिविल इंजीनियरिंग में कैसे तैयारी करेंगे इसकी जो अभी डिस्कशन होने वाली है, जिसमें राकेश सर है, सुशांत सर को ज्वाइन करने वाले हैं। सर प्लीज। तो राकेश सर सुशांत सर इस वीडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसमें आपको ये दोनों जो टीचर हैं, जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं, ये आपको बताएंगे कैसे आपको बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक जो है वो तैयारी करनी है और कैसे डिस्क्रिप्टिव के लिए अपनी प्रिपरेशन को तैयारी करनी है। सर बहुत सारे बच्चों का पता, हमारे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, हम काफी 2-3 दिनों से डिस्कशन भी कर रहे थे। हिमुडा की वैकेंसी सर आने के बाद आपको बहुत सारे बच्चों के कॉल आ रहे हैं कि कैसे डिस्क्रिप्टिव तैयारी करें। तो जो हमने सर अभी डिस्कशन करा है, प्लीज आप बच्चों को पूरा डिटेल में बताइएगा। और इस वीडियो में आपको पूरा जीरो से एडवांस मिलने वाला है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें, सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स का सपना पूरा हो सके कि वो भी जो स्टेट में एज एई ऑफिसर बनने का उनका जो ड्रीम है फुलफिल हो सके। सो सर हैंड ओवर टू यू। तो प्लीज सर स्टूडेंट्स को पूरा बेसिक से एडवांस तक बताइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सोनी सर। तो जैसा कि सर ने आपको बता दिया ऑलरेडी कि वैकेंसीज अभी आना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अभी सिर्फ जो वैकेंसीज हैं वो एई की आई हैं, लेकिन आगे अभी जेई की वैकेंसीज भी आएंगी। तो उसके लिए भी आप रेडी रहिए। बहुत सारी वैकेंसीज अपकमिंग हैं। आरआरबी का भी चांस है। बहुत सारी वैकेंसीज है। अगर आप राइट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो आप डेफिनेटली जो अपना गोल है वो अचीव कर सकते हो। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि एचपीपीएससी एई का जो है एग्जाम अभी कुछ टाइम में होने वाला है और ये आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो रहेगा वो मॉर्निंग शिफ्ट में रहेगा, जिसमें आपका एचपी जी के 30 मार्क्स, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 30 मार्क्स, हिंदी 20 मार्क्स, इंग्लिश 20 मार्क्स। और जैसा कि हमको पहले भी पता है कि जो आपका DSSB है, चाहे आपका यूकेपीएससी एई है, उसमें हिंदी और इंग्लिश का क्या पैटर्न रहता है। मैंने सर से भी डिस्कस किया था कि सर क्या लगता है आपको कि कितना बाहर जो है उस सिलेबस से इन दोनों का जो सिलेबस जो है जाने वाला है। सर बेसिकली अगर हम लोग बात करें हिंदी और इंग्लिश की, तो कोई भी एग्जाम में जहाँ पे इंजीनियरिंग के एग्जाम में हिंदी और इंग्लिश बेसिकली नॉलेज के लिए या टेस्ट किया जाता है कि बच्चों को इसका आइडिया है कि नहीं। ये पेपर इनके लिए बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होगा। थोड़ी बहुत अगर तैयारी कर ले, एक बार अगर पूरा अच्छे से रिवाइज कर ले। देखिए सर, नॉर्मल इंजीनियर्स हैं, इंग्लिश ठीक ठाक अच्छी रहती है, हिंदी के लिए थोड़ा सा आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो हिंदी भी अगर आप पढ़ लोगे तो ये 2 जगह आपके लिए स्कोरिंग बन सकता है। एचपीजी के ऑलरेडी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, हर जगह ही सर आजकल आप देख रहे हो कि जीके पूछा ही जा रहा है। इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर्स ऑलरेडी हर जगह आपको देखने को मिल जाएगा। सर अभी थोड़ा सा आप ये भी बता दीजिए कि हिंदी और इंग्लिश में बच्चों के लिए सिलेबस क्या रहता है, जो जनरल इंडिया में इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में जहाँ पे हिंदी इंग्लिश पूछी जाती है वहां पे सिलेबस क्या होगा। सर अभी आपको उसकी भी थोड़ी बहुत आइडिया दे। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हम आगे भी करेंगे कि नॉन टेक सेपरेटली आप किस तरीके से तैयार करोगे, लेकिन मैं ओवरव्यू दे देता हूं आपको। जो हिंदी का पैटर्न रहने वाला है, जो आपका DSSB और यूकेपीएससी एई जेई दोनों का सेम सिलेबस है। तो इसमें क्या सिलेबस रहेगा? वर्ण संरचना, वर्तनी शोधन, शब्द रचना, शब्द भेद रचना, आपका व्याकरण से रिक्त स्थान फिल करना हो गया, आपका पर्यायवाची हो गया, मुहावरे हो गया, तो वही सेम संधि हो गया, अलंकार हो गया। ये सारा वही पैटर्न है जो हर स्टेट में फॉलो होता है, आपके छोटे एग्जाम के लिए भी और बड़े एग्जाम के लिए। तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि बहुत ही सर क्या आएगा हिंदी में। बिल्कुल वही एग्जाम आपका रहने वाला है। नेक्स्ट आपका अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें पैसेज आता है और उसमें से आपको क्या करना होता है, क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। यूज ऑफ आर्टिकल, यूज ऑफ करेक्ट प्रीपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ब्स, एक्टिव पैसिव, टेंसेज आपका इंपॉर्टेंट है। फिर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, ईडियम्स हो गया, फ्रेजेस हो गया, कंजक्शंस हो गए।
तो वही सेम सिलेबस है, कुछ अलग नहीं आएगा। पर एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि अगर आप इस पेपर में क्वालिफाई कर पाओगे तभी आपका सेकंड पेपर जो है चेक होगा। तो सबसे पहले मैंने डिस्कशन इसके बारे में इसलिए किया है क्योंकि ये पेपर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितनी इंपॉर्टेंस आपको टेक्निकल को देनी है उतनी ही इंपॉर्टेंस इस पेपर को भी देनी है, ठीक है। तो सर अब इसके बाद जैसे ये पेपर 1 हमने तो डिस्कस कर लिया है, अब इसके बाद पूरा सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव में आप क्या लगता है कि क्या लेवल लगेगा आपको कि सर इस लेवल तक क्वेश्चन रह सकते हैं? सब्जेक्टिव नॉर्मल देखिए, जैसे हमने अभी तक जो सब्जेक्टिव पेपर देखा है इंडिया में होता है, एक एसएससी जे मेंस होता था जो इस साल अभी ऑब्जेक्टिव हो गया Yes, है, एक बेसिकली ईएससी का मेंस होता था और कुछ स्टेट्स में अभी सब्जेक्टिव पेपर्स होते हैं। तो सब्जेक्टिव पेपर्स में सर देखिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअली वो डिटेल में नहीं जाएगा। ऐसा क्वेश्चन है कि आपको कुछ फॉर्मूलेस याद होने चाहिए, कुछ अजम्पशंस याद होने चाहिए जिसके बेसिस पे आप सॉल्व करके आंसर निकाल सको। तो उसके लिए यहाँ पे जो सिविल के इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जहां पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, हमने वो सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए। और इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने मार्क्स का बन सकता है, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, किस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है सर और हम यहाँ पे मिलकर आपके साथ ये सारी चीजें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। और इसमें एक बात और ध्यान रखना, ये हमने वेटेज वाइज ही लिखा हुआ है। आई मीन अभी मैं वेटेज डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि सॉइल मैकेनिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर हम इन्वायरमेंटल साइंस डिस्कस करेंगे, फिर ये इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग हमने जो है ये सीरियल नंबर रखा हुआ है। सबसे ज्यादा मेन फोकस आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, टॉप 7 to 8 सब्जेक्ट है, 9 सब्जेक्ट है, इनमें ज्यादा फोकस रखना है। इनमें अगर आप कम भी देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो सॉइल मैकेनिक्स आप जो डिस्कस करेंगे वो सर डिस्कस करेंगे। तो सॉइल मैकेनिक्स में क्या लगता है देखिए सर, अगर हम बात करें सॉइल मैकेनिक्स की बेसिकली, तो सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर एग्जाम में ये चीज पूछी जाती है बच्चों से, बच्चे हर एग्जाम के लिए पढ़ते भी हैं। तो नॉर्मली यहाँ से जहाँ पे सवाल आने के चांसेस होंगे, जैसे मैंने अगर आपको टॉपिक बताया, शेयर स्ट्रेंथ हो गया, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, जो इंडेक्स प्रॉपर्टीज हो गई, क्योंकि वहीं से न्यूमेरिकल पूछ सकता है सबसे ज्यादा। उसके बाद आपका इफेक्टिव स्ट्रेस हो गया, परमिएबिलिटी हो गई, एक्टिव पैसिव अर्थ प्रेशर हो गया, फाउंडेशन हो गया। तो ये सारे टॉपिक्स को अगर मैं क्लब कर दूं तो सॉइल मैकेनिक्स से आपको अच्छा खासा वेटेज देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक सिविल का लेंथी सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट का वेटेज भी हर एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि किसी भी एग्जाम में, जैसे आपका भी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा, तो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी आपको सॉइल मैकेनिक्स से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं जब सॉइल मैकेनिक्स की, नेक्स्ट आते हैं हम लोग कहाँ पे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। सर इसमें एक चीज ये भी थोड़ा बच्चों को गाइड कर दो कि जो सॉइल मैकेनिक्स है इसमें क्वेश्चन मतलब रिटर्न वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेगा या न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा रहेगा? सॉइल मैकेनिक्स से कोई भी जो क्वेश्चन सेटर होता है ना, वो हमेशा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पास ज्यादा जाता है। Yes, अगर क्योंकि यहाँ पे शायद मैंने देखा है कि मार्क्स भी कम है, तो मोस्टली चांसेस है कि आपको न्यूमेरिकल पे ही ज्यादा फोकस करे, क्योंकि वो चेक करना चाहेगा कि आपकी फॉर्मूला रिमेंबर एबिलिटी कैसी है। एक आध दो क्वेश्चन वो आपको थियोरेटिकल भी दे सकता है, बट उसका मोस्टली फोकस रहेगा आपका न्यूमेरिकल पार्ट चेक करना कि आपको फॉर्मूले याद है या नहीं, आपको अजम्पशंस याद है या नहीं, आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो या नहीं। तो मेन फोकस है डिस्क्रिप्टिव में वो रहता है। Correct. उनका मेन फोकस है कि आप लास्ट तक आंसर निकाल पा रहे हो या नहीं। तो मेन फोकस उनका उस चीजों पे रहेगा सर। बिल्कुल। तो वही इंपॉर्टेंट टॉपिक सर ने जैसे डिस्कस किया आपसे, परमेबिलिटी, सीपेज, शेयर स्ट्रेंथ, कंसोलिडेशन, कॉम्पैक्शन, और आपका फाउंडेशन में जाए तो फिर डीप और शैलो फाउंडेशन, बियरिंग कैपेसिटीज पे क्वेश्चन आते हैं जनरली अलग अलग तरीके से। या करेक्ट करेक्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सॉइल मैकेनिक्स, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो, काफी बड़ा सब्जेक्ट है और बिल्कुल इसी तरीके से अप्रोच करना है जिस तरीके से सर आपको बता रहे हैं। सर सेकंड सब्जेक्ट पे चले फिर से वापस से, सिविल इंजीनियरिंग का वन ऑफ द मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में भी आपको मोस्टली मान के चलिए कि न्यूमेरिकल ज्यादा मिलेंगे, थ्योरेटिकल भी पूछेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, न्यूमेरिकल आपको कुछ चीजें वो याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछ सकता है। जैसे अगर कोई टैंक की डिजाइन हो गई छोटी सी, आपसे पूछ सकता है। डिटेंशन टाइम, ये सारी चीजों के बारे में आपसे पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे क्लोरीनेशन, ये सारे पॉइंट्स हो गए जो हम डिसइंफेक्शन करते हैं, वो सारी चीजें पूछ सकता है। फिल्ट्रेशन क्या होती है, एयर पोल्यूशन से भी कुछ न्यूमेरिकल बन जाते हैं। कुछ आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को अगर मैं ओवरऑल क्लब करूं, वन ऑफ द मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट, और मोस्टली जितने बच्चे तैयारी करने आते हैं इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग सब पढ़ते हैं। एक इजी सब्जेक्ट है, एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अब देखिए सिलेबस में यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं,
आपको मोस्टली जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने यहाँ पे बताई, जैसे रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर हो गया, ट्रीटमेंट हो गया रॉ वाटर का, वेस्ट वाटर क्वालिटी पैरामीटर, जैसे एक क्वेश्चन बीओडी से एक्सपेक्ट करके चलिएगा, वो आपको जरूर पूछेगा। एक क्वेश्चन वेस्ट वाटर से एक्सपेक्ट करके चलिएगा सर, वो आपको जरूर पूछेगा। तो यहाँ पे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को अगर मैं ओवरऑल क्लब करूं तो उससे आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे बिल्कुल, और वन ऑफ द मोस्ट वेटेड सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट भी है। चलते हैं सर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। ओके, तो सर ने जैसे आपको बताया इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में, वाटर क्वालिटी पैरामीटर दोनों तरफ, ट्रीटमेंट दोनों, वेस्ट और जो आपका वाटर सप्लाई है दोनों का सर ने बोला कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ सर, एक चीज मैं इसमें पूछना चाहता हूँ कि क्या लगता है आपको, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन जैसे ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा पूछा जाता है आजकल, इसमें क्या मेंस में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं? में सर एक आध दो बना सकता है, जैसे नॉइज पॉल्यूशन में एक आध दो फॉर्मूले हैं, या अगर आपके एयर पॉल्यूशन में थियोरेटिकल बना सकता है, जैसे फ्लूम्स के टाइप्स हो गए या सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, ये सारी चीजों पे एक आध दो पूछ सकता है कि कुछ नाम बताइए। एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हो सकते हैं सर, चांसेस है बना सकता है। तो एक बार बस आपको ओवरऑल उसको देख के चले जाना है कि कम से कम आपके दिमाग में वो एक पिक्चर बनी रहे। ठीक है, सही। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इरिगेशन। ये काफी आसान सब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत इजीली मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला है आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में सीधा मैं बोल रहा हूं डेल्टा ड्यूटी, डेल्टा ड्यूटी से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। सेकंड आपका इस तरीके का क्वेश्चन रहता है, जो ड्यूटी के यूजेस है उसके अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप सेट होते हैं कि भाई ड्यूटी, एरिया और डिस्चार्ज में क्या रिलेशनशिप है, तो क्या करेगा वो, कहीं पे आपको एरिया बता देगा, ड्यूटी बता देगा, बोल देगा हमने कितना डिस्चार्ज कैनाल में छोड़ा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके का क्वेश्चन होगा। तो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप में एक तो हो गया ये पोर्शन। सेकंड पोर्शन है आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, जहां पे आपको डेप्थ ऑफ वाटर का क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाएगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये दो तो फिक्स है, मतलब कि यहां से पूछा ही जाता है। नेक्स्ट तीसरा इंपॉर्टेंस जो मैं बोलूंगा वो रहेगा आपका डैम। जबकि आपको ऐसा लगता है कि डैम तो ऑब्जेक्टिव में काफी कम स्कोर वाला टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। डैम आप अच्छे से करके जाइए, स्पेशली ग्रेविटी डैम, अर्दन डैम नहीं ना, कोई अदर डैम नहीं, सिर्फ आप ग्रेविटी डैम अच्छे से पढ़ के जाइए, वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेंगे। बाकी ऐसे कोई न्यूमेरिकल जो बड़े न्यूमेरिकल है वो कहीं और से बनते नहीं है, और एक क्रॉस ड्रेनेज वर्क हो गया। तो ये चार टॉपिक हैं, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, ग्रेविटी डैम और आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क। ये चार टॉपिक हैं, आप अच्छे से करके जाओगे, इसमें जो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप स्कोर कर सकते हो वो यहीं से होगा। बाकी थ्योरेटिकल ऐसा मुझे नहीं लगता कि इसमें से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा तो न्यूमेरिकल ही बनेगा। अगर थ्योरेटिकल बनेगा भी तो फिर वो वैसा होगा, टेक्निक्स एंड टाइप्स ऑफ इरिगेशन, तो वो बहुत बेसिक चीज है, उस पर आप इजीली जो है लिख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो बेसिक पॉइंट हमें पता ही होते हैं, बस आपने हाईलाइट वाले पॉइंट, चार पॉइंट जो है ऐड करते जाने उसके अंदर, उससे ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना है। तो मेजर जो टॉपिक है इसके अंदर चार हैं जो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आरसीसी। सर देखिए यहाँ पे हम बात करें आरसीसी की, फिर से वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और खासकर आरसीसी आपको जनरली एक एग्जाम में हर जगह पे ज्यादा पूछी जाती है। इससे अगर मैं आपको सबसे बेसिक क्वेश्चन बताऊं, सिंगली डबली रीइंफोर्स का डिजाइन करिएगा, अंडर रीइंफोर्स, ओवर रीइंफोर्स, बैलेंस सेक्शन, इनके डिजाइन, कॉलम का डिजाइन बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। एक सवाल आपसे वो कॉलम में करवाएगा, आप अजम्पशंस पढ़ के जाइएगा। एलएसएम में हम अजम्पशंस क्या लेते हैं, डब्ल्यूएसएम में अजम्पशंस क्या लेते हैं, क्योंकि अजम्पशंस भी पूछे जाते हैं, और अजम्पशन पूछना सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि 5-6 पॉइंट होते हैं, वो इजिली आपको अगर याद है तो सारे पॉइंट आप लिख दोगे। उसके बाद आगे आपका स्लैब पढ़ के जाइएगा। स्लैब में भी वो आपसे बेसिक लेवल पे मूवमेंट ये सब निकलवा सकता है। बात करें आरसीसी की बेसिकली, तो ये सारी चीजें आरसीसी, यहाँ पे हो सकता है आपसे प्री स्ट्रेस भी पूछी जाए। तो प्री स्ट्रेस में ध्यान रखिएगा, लॉसेस से आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि लॉसेस से क्या है, एक आपको वैल्यूज दे देगा, वहां पे ये बोलेगा कि ये बताओ अलग अलग टाइप के लॉसेस क्या है, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। हो सकता है आपसे कोई एक कॉन्सेप्ट से एनालाइज करवा ले स्ट्रेस का, टॉप या बॉटम में, जैसे स्ट्रेस कॉन्सेप्ट से करवा ले, स्ट्रेंथ से करवा ले, या लोड बैलेंसिंग से करवा ले। तो आरसीसी से आपका ठीक ठाक वेटेज बनेगा, ठीक ठाक क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन इजी आएंगे, आपको फॉर्मूला और आईएएस कोड का प्रोविजंस याद अगर होंगे तो आप आरसीसी से आराम से बना लोगे। और डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो ये मान के चलिए कि वो आपको मोस्टली वैल्यूज दे देगा, बस आपको उठाना है, डिजाइन के स्टेप्स लिखने हैं, वो स्टेप में वैल्यू पुट करना है, अगर वो चेक अगर करेक्ट है तो उसका चेक लगाना है, और वहां से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अगर हम बात करें आरसीसी की, तो ये आपके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको छोड़िएगा मत, क्योंकि एई के ऑल ओवर इंडिया जहां पे भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स होते हैं वहां पे आरसीसी अच्छा खासा वेटेज कैरी करता है। तो आपके भी डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में कहीं ना कहीं आरसीसी भी एक अच्छा वेटेज कैरी करेगा। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, जो आपको सर बताएंगे बीएमसी के बारे में। ओके, नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग मटेरियल कंस्ट्रक्शन। तो ये आरसीसी
से ही रिलेटेड है वैसे अगर बोले, क्योंकि इसके अंदर जो कंक्रीट टेक्नोलॉजी है वो आपका बेसिक यहाँ पे और एप्लीकेशन इधर है ऊपर। तो सर ने जैसा आपको बताया डिजाइन किस किस का, डिजाइन बीम का, कॉलम का, स्लैब का, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फुटिंग आप देख के जा सकते हो, तो डिजाइन आपको ये देख के जाना है और आरसीसी आपका इसी के अंदर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका बीएमसी। अब बीएमसी में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला तो मैं बोलूंगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी। कंक्रीट टेक्नोलॉजी के अंदर भी कंक्रीट के टेस्ट, क्योंकि ईएस में हो चाहे आपका एसएससी के मेंस में हो, वहां पे टेस्ट कैसे कि वर्केबिलिटी के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, अच्छा स्ट्रेंथ निकालने के टेस्ट कौन कौन से होते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाती है, उसका पूरा आपको लिखना पड़ेगा प्रोसीजर प्रॉपर बिल्कुल, उसमें स्लम टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो नंबर 1 पे जो मैं इसमें टॉपिक रखूंगा वो है आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी। उसमें आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, कंक्रीट के सारे टेस्ट पता होना चाहिए, वर्केबिलिटी के, स्ट्रेंथ के, ठीक है, और जो हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट करते हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपका क्या, आपका सीमेंट से भी थोड़ा बहुत रहेगा, लाइन से ऐसा कुछ आज तक क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, ना मोटार से पूछे जाते हैं। सीमेंट से हो सकता है कि अच्छा आप जो है ये कुछ टाइप ऑफ सीमेंट है इनके बारे में बताओ, या फिर हम विकाट टेस्ट जो करते हैं, सेटिंग टाइम टेस्ट, वो कैसे करते हैं, साउंडनेस टेस्ट कैसे करते हैं। तो जो टेस्ट ऑफ सीमेंट है, टेस्ट ऑफ कंक्रीट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बीएमसी की कवरेज रहेगी मैक्सिमम यहीं से ही रहेगी। और आप चेक कर लेना, ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, चेक कर लेना, एसएससी में हर बार क्वेश्चन ही यही रहता है, अच्छा वर्केबिलिटी बताओ कि इसके टेस्ट कौन कौन से हैं, वही डिफाइन करने को रहता है। तो आप इसको अच्छे से करके जाइए। बाकी इसके अलावा जो मैं बोलूंगा थोड़ा सा ब्रिक्स पढ़ लेना, थोड़ा सा रॉक्स और थोड़ा सा टिम्बर, ये 5 टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सेकंड आपका सीमेंट, थर्ड आपका ब्रिक, फिर रॉक और टिम्बर, ये 5 टॉपिक आप कवर करके जाओगे तो बीएमसी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स में एक और टॉपिक है ओसीएफ, यानी ओपन चैनल फ्लो। फ्लूइड मैकेनिक्स में पहला चैप्टर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। सेकंड आपका जो है वो है प्रेशर, थर्ड है आपका बोयेंसी, और फोर्थ है आपका इसी तरीके से आगे जो है टॉपिक्स है, फिर फ्लूइड काइनेमेटिक्स आ जाता है, फिर डायनामिक्स है। इसमें से जो मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने के चांसेस बनते हैं वो आपका काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। काइनेमेटिक्स काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काइनेमेटिक्स से जो है मेंस में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक। वो आपका स्ट्रीम फंक्शन से क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, आपका किसी भी इन चीजों से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपका क्या बोलते हैं, बोयेंसी और आपका प्रेशर मेजरमेंट, इनसे भी क्वेश्चन रहते हैं। आपको क्या दिया रहेगा, कुछ एक पर्टिकुलर टाइप का शेप का टाइप का मैनोमीटर दिया रहेगा, हो सकता है यूट्यूब मैनोमीटर हो या फिर डिफरेंशियल मैनोमीटर, किसी भी टाइप का मैनोमीटर हो सकता है। पूछ लेगा कि भाई प्रेशर बताओ कैसा कैसे आप कैलकुलेट करोगे। बाकी नेक्स्ट इसमें जो है मैं बोलूंगा वो है ओसीएफ। ओसीएफ का एक ही टॉपिक आप करके जाओ, उससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, वो है आपका एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन के जो डेरिवेशंस हैं वो करके जाना, क्योंकि ईएस में आज तक जो पूछा गया है वो सिर्फ वही पूछा गया है। सेकंड एसएससी जेई में भी अगर कभी क्वेश्चन पूछा गया है तो वो इकोनॉमिकल एंड एफिशिएंट सेक्शन से ही पूछा गया है, तो उसका डेरिवेशन आपको सबका पता होना चाहिए। तो ओसीएफ में सिर्फ आपको एक टॉपिक करना है, वो है यूनिफॉर्म फ्लो, और यूनिफॉर्म फ्लो के अंदर भी मैंने टॉपिक बता दिया है, एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल सेक्शन। अच्छा हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी सर। सर अगर हाइड्रोलॉजी की बेसिकली यहाँ पे हम लोग बात करें तो हाइड्रोलॉजी में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम देखते हैं, एक आपका जो मीन आपका रेनफॉल निकालने के जो तरीके होते हैं, या तो आपसे थिसन पॉलीगॉन से निकलवा सकता है या आइसोहाइडल से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज एक हाइड्रोग्राफ की आपसे एनालिसिस करवा सकता है, या तो वो यूनिट हाइड्रोग्राफ दे दे, वहां पे टेबल बना के वो सारे डिस्चार्ज दे दे, आपको बोले कि पीक डिस्चार्ज बताइए, या कोई भी किस टाइम पे हमें पीक डिस्चार्ज मिलेगा, ये सारी चीजें, क्योंकि वहां पे आपको पूरा टेबल बना के उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। एक है सर इन्फिल्ट्रेशन से भी क्वेश्चन आ सकता है, जहां पे फाई इंडेक्स डब्ल्यू इंडेक्स आपसे वो निकलवा सकता है। चौथा अगर मैं बोलूं तो आपसे इवेपोरेशन में फैक्टर्स अफेक्टिंग पूछ सकता है। प्रेसिपिटेशन से सबसे ज्यादा चांस है। फ्लड राउटिंग में भी अगर आप आ जाइएगा तो हो सकता है वहां पे मस्किंगम के बारे में आपको थोड़ा बहुत पूछ ले कि इनफ्लो आउटफ्लो ये सारी चीजें क्या होती है। और ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी में भी पूछा जा सकता है कि आपसे थीम इक्वेशन, डुपिट्स इक्वेशन एक आपको सवाल बना के दे देगा और उसमें बोलेगा जो भी आपका डिस्चार्ज है या परमेबिलिटी कितनी होगी, ट्रांसमिसिबिलिटी कितनी होगी। तो हाइड्रोलॉजी से ये सारे पॉइंट आप पढ़ के जाइएगा। इजी सब्जेक्ट है, आपको कहीं से भी 1-2 क्वेश्चन उठा के दे सकता है, और आप अगर आराम से बना लीजिएगा तो हो सकता है कि कुछ बच्चों ने अगर ये नहीं पढ़ा होगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं क्या बन जाएगा, स्कोरिंग बन जाएगा। तो छोड़ के मत जाइएगा, बेसिक सब्जेक्ट है, इसको बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे सर। ओके, नेक्स्ट है आपका स्टील। अब स्टील में आपको जो टॉपिक कवर करना है, पहला है कनेक्शन, और कनेक्शन में जो
प्रीवियसली क्वेश्चन आ रखे हैं वो है आपका रिविट से, हो सकता है अभी बोर्ड से भी आए। तो LSM WSM आपको दोनों करना है, ठीक है। और जो WSM है वर्किंग स्ट्रेस मेथड वो आपका रिविट के ऊपर लगता है, LSM अभी जो है आपका बोर्ड के ऊपर है। तो उसमें पूरा आपका शेयरिंग, बियरिंग स्ट्रेंथ, फिर उसमें एफिशिएंसी निकालने को भी दे देगा। तो एक तो न्यूमेरिकल हो गया, ये बिल्कुल फिक्स है, ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, यानी एफिशिएंसी ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। फिर आप वेल्डेड भी पढ़ के जाओ। वेल्डेड में दोनों टाइप के जो वेल्ड रहते हैं हमारे, वो दोनों आपने करने हैं, ग्रूव वेल्ड और फिलेट वेल्ड। वहां पे किस तरीके से हम डिजाइन कर सकते हैं वेल्ड का, उसमें वेल्ड लेंथ निकालने को आता है, ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके अलावा स्ट्रेंथ निकालने का भी क्वेश्चन उसमें हो सकता है। तो पहला है कनेक्शन। कनेक्शन में आपको जो कवर करना है वो ये करना है। इसी में मैं एक और ऐड कर दूंगा, इसेंट्रिक कनेक्शन। गेट में पहले काफी क्वेश्चन आते थे, लेकिन इसेंट्रिक कनेक्शन के मेंस में भी क्वेश्चन जो है आए हुए, तो यहाँ पे कनेक्शन आप ध्यान रखिएगा, कनेक्शन से तो पक्का क्वेश्चन होगा। फिर सेकंड में बोलूंगा प्लास्टिक एनालिसिस। आप सोच रहे होंगे कि शायद बैटन या फिर कंप्रेशन मेंबर का डिजाइन होगा, अभी तक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। बैटन का डिजाइन जो है बहुत लंबा है, ठीक है, उतना लंबा वो नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन प्लास्टिक एनालिसिस से क्वेश्चन बहुत सारे एसएससी के मेंस में पूछे हुए हैं ऑलरेडी। तो मेरे लिए पहला टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा वो कनेक्शन, सेकंड आपका प्लास्टिक एनालिसिस, फिर अगर आप चाहो तो कंप्रेशन मेंबर करके जा सकते हो। टेंशन मेंबर में थोड़ा बहुत आपको बस एरिया कैलकुलेशन पता होना चाहिए, और वर्किंग स्ट्रेस के हिसाब से एक कांस्टेंट होता है आपका, जब हम नेट इफेक्टिव एरिया निकालते हैं तो उसमें जो एक न्यूमेरिकल है वो आप देख के जाइएगा। तो ये 4 टॉपिक है। कनेक्शन में एफिशिएंसी ध्यान रखना है, प्लास्टिक एनालिसिस में आपको प्लास्टिक मूवमेंट कैलकुलेट करने को दे सकता है, कंप्रेशन मेंबर में आपको डिजाइन पूछ सकता है, और फोर्थ जो मैंने बोला आपको टेंशन मेंबर में सिर्फ नेट एरिया कैलकुलेशन देख के जाना है, जिसमें हम कनेक्टेड लेग और जो आउटस्टैंडिंग लेग है उसका एरिया निकालते हैं, उससे कैसे नेट इफेक्टिव एरिया जो निकाल के स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टील। ओके, तो स्टील तो हो गया। नेक्स्ट है आपका सर्वे। अब सर्वे भी भाई आपका बहुत ही आसान सब्जेक्ट है। इसमें जो क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं वो सबसे नंबर 1 टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका कंपास और ट्रेवर्स। ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लोकल अट्रैक्शन आप किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हो, 2 मेथड है उसके, डायरेक्ट और एक आपका इंक्लूडेड एंगल मेथड, वो आपको करना पड़ेगा। और अभी तक एसएससी में जो क्वेश्चन आ रखे हैं वो आपका डायरेक्ट मेथड और इंक्लूडेड मेथड से, इंक्लूडेड एंगल मेथड आप चेक कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सिर्फ और सिर्फ इन्हीं 2 टॉपिक से बार बार पूछा जाता है। तो कंपास बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका ट्रेवर्स, ठीक है। ट्रेवर्स में आप बस इतना ही देख के जाइए कि बाउडिश और ट्रांजिट मेथड, कि हम किस तरीके से जो है क्लोजिंग एरर को हटा सकते हैं, या जो ट्रेवर्स आपका एंड में क्लोज नहीं हुआ है उसको सही कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हो गया कंपास, एक हो गया ट्रेवर्स। नेक्स्ट आपका लेवलिंग। लेवलिंग में 2 मेथड होते हैं लेवलिंग करने के, एक आपका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और एक राइज एंड फॉल मेथड। टेबुलर फॉर्म में आप उसे कर सकते हो, चाहे आप उसको किसी भी अपने तरीके से कर सकते हो, लेकिन वहां से क्वेश्चन डेफिनेटली रहेगा। तो 2 टॉपिक बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपास, लेवलिंग। कंपास में भी स्पेसिफिकली जो मैंने बोला कि सिर्फ आपका इंक्लूडेड एंगल और वो डायरेक्ट मेथड है जहां पे हम लोकल अट्रैक्शन को हटाते हैं, और एक आपका ट्रेवर्स में आ जाता है जिसमें ट्रांजिट और बाउडिश मेथड है, वो आप करके जाइए। और नेक्स्ट मैंने सीधा कहा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और राइज एंड फॉल, ये अगर आप कर लोगे, इसके अलावा अगर क्वेश्चन बनेगा तो फिर सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनेगा। वो कंटूर की कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका कर्व से क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। और हाँ, फोटोग्रामेट्री से भी काफी क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी टॉपिक अगर आप बस ऐसे देख के जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन ये 4-5 टॉपिक जो मैंने बोले ये काफी इंपॉर्टेंट है। और सर्वे से जो मोस्ट एक्सपेक्टेड पोर्शन है वो इतना ही है, ये 4 टॉपिक ही है, ठीक है। तो नेक्स्ट हो गया आपका सर्वे। ओके, सर्वे के बाद है आपका सोम। तो सोम में तो सर आपको पता ही है एक क्वेश्चन एसएफडी बीएमडी का। एसएफडी बीएमडी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो है पक्का रहेगा ही रहेगा। बिल्कुल, डिफ्लेक्शन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको वहां पे बिल्कुल वही जैसे डिफ्लेक्शन निकालने को आ जाता है, तो आप मेथड ऑफ कंसिस्टेंसी या फिर वो जो आपका मेथड ऑफ सुपरपोजिशन है उससे भी कर सकते हो। डायरेक्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट उठा के आप बस कैलकुलेट करके निकाल दो, छोटे स्टेप्स में निकाल दो, बस आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन आपका एसएफडी बीएमडी। इसके बाद तीसरा जो इंपॉर्टेंस प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेन, ठीक है, मोहर सर्कल वाला, ये 3rd टॉपिक हो जाता है। उसके अलावा टॉर्जन भी आपको पढ़ के जाना है, और बेंडिंग मूवमेंट और शियर स्ट्रेस, ये टॉपिक है आपके जहां से क्वेश्चन बनते हैं।
अब शेयर स्ट्रेस में क्या, जैसे क्वेश्चन क्या बनेगा, वो आपको शेयर स्ट्रेस निकालने को ही देगा। फॉर्मूला है टाउ इक्वल टू एस ए वाई बार अपॉन आई बी, वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज करने को दे देगा, बोल देगा अच्छा बताओ यहाँ पे कितना स्ट्रेस है, या बेंडिंग मोमेंट में भी यही आएगा कि बेंडिंग स्ट्रेस यहाँ पे कितना है। इससे ऊपर उन दोनों टॉपिक्स में वो कुछ भी नहीं पूछेगा। जो मेजर है एसएफडी बीएमडी आपको बनाना आना चाहिए। सेकंड आपका जो मैंने डिस्कस किया था स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। तीसरा आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ये मोहर सर्कल वाला टॉपिक, ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। बाकी आप चीजों को थोड़ा लाइटली या ऊपर से देख के जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सर। सर देखिए, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इसका आपको वेटेज कुछ ऐसा ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा। छोटा सा सब्जेक्ट भी है, सिलेबस भी कम है, तो मोस्टली इसमें जितने पॉइंट्स आपके कवर होते हैं, जैसे इसमें बहुत बार ऐसा हो जाता है कि पढ़ भी आ जाता है, बहुत लोग इसी में इंक्लूड कर देते हैं। यहाँ पे एस्टिमेशन कॉस्टिंग से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसको आप कर लोगे, तो छोटा सा टॉपिक है, उसी को जनरली पढ़ लीजिएगा। इसका वेटेज भी आपको जनरली कम दिखेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में इसका वेटेज अच्छा खासा होता है, क्योंकि जनरली जिस हिसाब से ऑब्जेक्टिव एग्जाम दिए जाते हैं वहाँ पे वेटेज आपको ज्यादा खासा यहाँ पे सर एक क्वेश्चन वो भी बन सकता है कि अच्छा ये वॉल है, इतना और वॉल्यूम है, volume और इसमें इतना रेशियो का क्या बोलते हैं आपका यूज हो रहा है मोटार, तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ बैग्स यूज हुए, सैंड का वॉल्यूम, वर्क भी पूछ सकता है, कितना हाँ, ब्रिक वर्क brick करेंगे, work अगर हुआ। इतना हमें ये करना है तो बिल्कुल। एस्टिमेशन या बेसिकली जितना भी कॉस्टिंग है और एस्टिमेट टेंडर्स के बारे में पूछ बिल्कुल। सकता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि अलग-अलग टाइप के टेंडर्स क्या है, जी, स्लैब वैल्यू क्या है, slab। वैल्यू से रिलेटेड आ सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपसे पूछ सकता है। उसके बाद आगे आते हैं इस पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पे। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग दो चीजों से कंबाइन है आपका, एक हाईवे हो गया, एक रेलवे इंजीनियरिंग हो गया। अगर हम बात करें बेसिकली हाईवे की, क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिएगा कहां से, एसएसडी है तो ओएसडी, ओएसडी से भी कम चांस है, एसएसडी से अच्छा खासा एक क्वेश्चन बना देता है। आपको एक ही वैल्यू देगा वो, आपको बस स्पीड देगा, बाकी सारी चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ेगी कि उस स्पीड के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्शन कितना होगा, टाइम कितना होगा, रिएक्शन टाइम, वो सारी चीजें आपसे अज्यूम करवाएगा, क्योंकि वही मेन वहां पे तरीका है आपसे सारी चीजें। और लास्ट टाइम सर एक क्वेश्चन आया भी था जी सर। जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू दी ही नहीं थी, तो बच्चों को वो खुद एज्यूम करनी पड़ी थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली कि ट्रांसपोर्टेशन में देखो अजम्पशंस बहुत सारे हैं। या तो देखो जो एसएसडी वाला सर टॉपिक बोल रहे हैं वहां पे आपको सारी वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, कि हम एक्सेलरेशन निकाल कैसे सकते हैं। अच्छा मेरे को फ्रिक्शन दिया हुआ है तो आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो फिर उस केस में, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको बेसिक बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। अननेसेसरी हर वैल्यू को एज्यूम मत करने लग जाना कि अच्छा मैं ये भी एज्यूम कर लूं वो भी, ऐसा नहीं। अगर आपको लॉजिक लगता है तभी करिए, और या फिर आपको कोई रेंज, पर्टिकुलर रेंज पता है, अच्छा एक्सेलरेशन की रेंज कितनी होती है, तो उसके बीच में आप कोई वैल्यू उसमें एज्यूम कर सकते हो। एक और अच्छा क्वेश्चन है सर, लेंथ ऑफ वैली कर्व से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि उसका फार्मूला जो है वो ns स्क्वायर वाला वो फार्मूला है, वो थोड़ा बच्चों को याद नहीं रहता है जनरली, तो वो कर सकता है h1 h2 को चेंज कर देगा और बोलेगा कि तुम ये बताओ कि कितना लेंथ ऑफ वैली कर्व, क्योंकि वहां पे सर दो केस भी बन जाते हैं, जैसे बड़ा हो छोटा हो, वहां से पूछेंगे चांसेस बहुत है। दूसरा हो गया आपके पास सुपर एलिवेशन, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछ सकता है, या हो सकता है इन सबको साइड रख के एक सिर्फ आपसे ये पूछ ले जो एक्स्ट्रा विड्थ ऑफ पेमेंट है, जो एक्स्ट्रा विड्थ, क्योंकि एक्स्ट्रा वाइडनिंग, हां एक्स्ट्रा वाइडनिंग आपसे पूछ ले, तो इसलिए ये चीजें भी आपको याद रहनी चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट आते हैं इसमें ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अगर मैं आपको बेसिक बोलूं, आप अलग अलग तरीके जो होते हैं सबको कैलकुलेट करके वो पढ़ के जाइएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे एक सवाल पूछ ले कि ट्रैफिक वॉल्यूम निकालने के क्या क्या अलग अलग मेथड है, ट्रैफिक स्पीड निकालने के। एक और चीज याद रखिए, ग्रीन शील्ड मॉडल से आपसे वो क्वेश्चन करवाएगा, करेक्ट, एक इक्वेशन दे देगा, बोलेगा कि ये बताइए कि यहाँ से आपका कितना आएगा मैक्सिमम डेंसिटी, उसी न्यूमेरिकल में वो सब चीजें पूछ लेगा, बोलेगा भाई मुझे फ्री मीन स्पीड भी बताओ, मुझे डेंसिटी भी बताओ, मुझे ट्रैफिक वॉल्यूम भी बताओ, मुझे कैपेसिटी भी बताओ। वो एक इक्वेशन देगा और उसी इक्वेशन को बस ग्रीन शील्ड मॉडल के बेसिस पे आपको जो है डिफरेंशिएट करके जो है सारी वैल्यू निकालने को दे सकता है। पर इसके लिए आपको बेसिक पता होना चाहिए फिर, अच्छा डेंसिटी अगर ज्यादा तो स्पीड जीरो, तो वो वाले रिलेशन आपको पढ़ने पड़ेंगे कि रिलेशन कैसा है आपका ग्रीन शील्ड मॉडल में। बिल्कुल सही बोला सर ने। और बीच में जो टॉपिक्स हैं एक दो, जैसे कि सर आप उससे डिस्कस कर ही रहे थे कि ट्रैफिक वॉल्यूम जो है आप अच्छे से करके जाइए, मेथड किन किन तरीके से हम ट्रैफिक वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं, या वो सारी चीज निकलवा सकता है। टाइम मीन स्पीड, स्पेस मीन स्पीड, या दोनों का फार्मूला अगर दे देगा, वो कुछ वैल्यूज दे देगा, स्पीड दे देगा, बोलेगा ये दोनों निकाल के बताए, क्योंकि एक छोटा सा एक अच्छा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन और उसमें फिर एक पी कार फैक्टर भी है सर। उसके बाद अगर आगे इसमें बढ़े तो वेबस्टर मेथड बिल्कुल करके जाइएगा, वेबस्टर मेथड से आपसे सिग्नल डिजाइन करवा सकता है, साइकिल टाइम, साइकिल लेंथ पूछने के लिए। और बिल्कुल सही बोला सर ने, वेबस्टर मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दो चीजें, ग्रीन शील्ड और वेबस्टर मेथड। ट्रैफिक में ये दो तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप लास्ट में कर लो, लेकिन ये दो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो जगह से सर अच्छे क्वेश्चन बनते हैं।
उसके बाद आगे चले तो आपका मटेरियल आ गया। मटेरियल में आप सारे टेस्ट पढ़ के जाइएगा बेफिक्र होकर। एक चीज पढ़ लीजिएगा, प्लेट लोड टेस्ट और सीबीआर टेस्ट, वहां से आपको एक न्यूमेरिकल बना के दे देगा। वो प्लेट लोड टेस्ट का एक टेबल दे देगा, वहां से आपको इंटरपोलेट करके वो बोलेगा एक वैल्यू निकालिए और उसके करस्पॉन्डिंग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड निकालिए। तो वो चीज आपसे वो पूछेगा, क्योंकि वो निकालने में थोड़ा टाइम लग जाता है। और सीबीआर पूछेगा, बिटुमिन के टेस्ट पढ़ के जाइएगा। हो सकता है आपको टेस्ट वो लिखने के लिए बोल दे कि आपका फायर एंड फ्लैश पॉइंट टेस्ट क्या है, सॉफ्टनिंग पॉइंट क्या है, पेनिट्रेशन क्या है, विस्कोसिटी क्या है, ये टेस्ट भी आपसे वो पूछ सकता है। मार्शल मिक्स डिजाइन, मार्शल मिक्स डिजाइन वहां से भी आपसे एक न्यूमेरिकल करवाएगा। एग्रीगेट के टेस्ट आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि वो कॉन्क्रीट में भी चांसेस है कि वहां पूछ ले, तो चांसेस एग्रीगेट के टेस्ट के कम होते हैं। और बिटुमिन का सर इंपॉर्टेंट, हाँ हाईवे रिस्पेक्टिव है तो सर बिटुमिन हो सकता है ये पूछ ले बिटुमिन और टार में क्या डिफरेंस है, आपको बोले कि 5 डिफरेंस बता दो, तो चांसेस है सर ये भी आ सकता है। इसी के साथ आगे चलते हैं पेमेंट डिजाइन। पेमेंट डिजाइन में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट करके चलिएगा रिजिड पेमेंट से, जहां पे वो स्ट्रेसेस निकलवाता है। करेक्ट सर, क्योंकि पूछता है सर मेंस में जो है स्ट्रेसेस की जो इंटीरियर पे कितना होगा, कॉम्बिनेशन में देगा वो आपको वैल्यू देगा। क्यों? क्योंकि देखो उसमें जो आपका रिजिड पेवमेंट में जब हम इंटीरियर पोर्शन और एजेस पे निकालते हैं उसके फॉर्मूले बहुत बड़े हैं लेकिन फ्रिक्शन का छोटा है, लेकिन उसमें क्या करेगा वो स्ट्रेस आपको गिवन कर देगा और अलग कंडीशन के लिए बोल देगा। मॉर्निंग में दिन के समय में अगर टेम्परेचर ये है तो ये बताइए, वो विंटर में अगर दिन का समय है तो बताइए क्रिटिकल कब होगा। तो इस तरीके से वो वहां पे जोड़ के पूछ सकता है। थोड़ा सा पेमेंट मेंटेनेंस भी पढ़ के जाए, क्योंकि आजकल टाइप्स ऑफ क्रैक्स पूछने लग गया है कि एलिगेटर क्रैकिंग क्या होती है, अलग अलग तरीके के क्रैक्स क्या होते हैं। और मुझे लगता है कि हिमाचल रिलेटेड पेपर है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हिल रोड को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि आजकल हिल रोड से भी एक आध दो क्वेश्चन दे देता है, तो हिल रोड को थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा। मैं इतना बोलूंगा, क्योंकि इससे क्या होगा आपको एक क्लियर आइडिया लग जाएगा। सर थोड़ा सा रेलवे के बारे में भी इन बच्चों को, हाँ सर बिल्कुल बिल्कुल, इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका रेलवे भी आता है और रेलवे में जो इम्पोर्टेंट है आपका वो ज्योमेट्रिक डिजाइन ही है, उसमें से बाकी क्वेश्चन कहीं से नहीं बनता, या फिर आपका स्लीपर डेंसिटी से बनेगा क्वेश्चन। तो स्लीपर डेंसिटी कैसे निकालते हैं वो पढ़ लो। सेकंड आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन वो पढ़ लो, जिसमें आपका मार्टिन्स फॉर्मूला है स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, वो थोड़ा सा आप अच्छे से पढ़ लो। और सुपर एलिवेशन में कैंट डेफिशिएंसी, सुपर एलिवेशन में फिर सब कुछ आ जाता है। अच्छा हम क्या बोलते हैं एक्चुअल सुपर एलिवेशन होता क्या है, कैंट डेफिशिएंसी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब चीजों को। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन वाला पूरा चैप्टर आपने पढ़ना है और स्लीपर वाले में स्लीपर डेंसिटी। बाकी कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर वो बनेगा तो मे भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग से, तो आज तक ऐसा कोई पूछा गया है नहीं, ठीक है। बलास से भी कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो आप फोकस सिर्फ दो ही टॉपिक पे करो, जो है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन और स्लीपर डेंसिटी, ठीक है। एक सब्जेक्ट सर और हमारा रह गया है जो आरसीसी असॉम और स्टील को कंबाइन करके स्ट्रक्चर एनालिसिस है, तो वहां से भी आपसे वो एक दो सवाल पूछ लेगा, तो उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ज्यादा कुछ हार्ड उसमें चीजें नहीं है, जो सेमेस्टर में आप क्वेश्चन सॉल्व करके आते हो बेसिकली वही पूछेगा। करेक्ट करेक्ट, तो आपको वहां से भी थोड़ा सा उसको रिवाइज करके रखिएगा। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा डिस्क्रिप्टिव के लिए सर ने आपको बता दिया कि अगर पेपर 1 जब आप क्वालिफाइड हो गए तभी आपका पेपर 2 जो आपने डिस्क्रिप्टिव देना है वो चेक होगा। और दूसरी चीज आपके यहाँ पे बैचेस लॉन्च हो चुके हैं हिमाचल में बहुत जल्दी ही। अब वैकेंसी आना जब चालू हुई है, एक वैकेंसी तो अब मान के चलिए कि अब कंटिन्यूअसली वैकेंसी आएगी, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं और जोरों शोरों से लग जाइए। क्यों? क्योंकि अभी से अगर नहीं कीजिएगा तो बाद में चल के पता चला कि वैकेंसी आई 2 महीने बाद पेपर है और 2 महीने में तो हम सिलेबस ही नहीं पढ़ पाए। तो अभी से कम स्टार्ट कर दीजिएगा, तो वैकेंसी आते आते आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ईसीजी आपकी मदद कर रहा है, ईसीजी आपके लिए कोर्स लेके आया है, आपकी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आपके कमेंट सेक्शन में यहाँ पे आपके लिए सारी कमेंट सेक्शन में टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपका साइट का वेबसाइट प्रोवाइड कर दी जाएगी, और उसमें जाके आप हमारे सिलेक्शन भी देख सकते हो। हम चंडीगढ़ में अभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, हम मैक्सिमम सिलेक्शन जो है वो ईसीजी से हैं। और मैं सिर्फ इतना इसलिए सिर्फ ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ पंजाब के, हिमाचल के भी मैक्सिमम सिलेक्शन जो है हमारे यहाँ से ही है। हमें पता है किस तरीके से बच्चों को गाइड करना है, किस तरीके से मोटिवेट करना है। और सेकेंडली अभी वैकेंसी सर ने जैसा बोला कि आ चुकी हैं और आने वाली भी हैं, तो आप पहले से प्रिपेयर रहिए। जो भी अगर आपका एग्जाम क्रैक करने का मन है या आप सोच रहे हो कि मुझे गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। आप ईसीजी पे आइए, हमारे यहाँ पे जुड़िए और हमसे जो भी आपको नॉलेज चाहिए हम बिल्कुल तैयार हैं। ये देख लीजिए सर, एसएससी जेई का मेंस हुआ नहीं है, 23 का 24 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे उन्होंने लॉन्च कर दिया। मतलब मान के चलिए कि आरआरबी की आएगी, हिमाचल के आपके जितने जेईस होंगे, क्योंकि पोस्ट आप सबको भरने हैं। बिल्कुल, ये अगले 7 महीने का आपने एक साइकिल लेके चलो, पूरा 1 साल का मान लो। अगर आप अभी से प्रिपरेशन करना चालू कर दोगे तो ये तो तैयार हो ही जाएगा। इसके बाद फिर आपका जेई का एग्जाम भी है, वो भी तैयार हो जाएगा सर। फिर आपका एसएससी का भी एग्जाम आने वाला है, वो भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल लाइन में है एग्जाम।
अगर आपने डिले कर दिया, देखो डिले करने से कुछ भी नहीं होने वाला। और सेकंड बात है, हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं घर में, कंफर्टेबल नहीं रहना है, बिल्कुल भी नहीं। माइंड क्या करेगा, माइंड तो आपको हमेशा बोलेगा बैठे रहो, वो थोड़े बोलेगा कि काम करो मेहनत करो। लेकिन आपको यहाँ पे मेहनत करनी ही पड़ेगी, लाइफ में एक ना एक बार मेहनत करनी पड़ती है। वो अभी टाइम है और बिल्कुल राइट टाइम है, क्योंकि इसके बाद अपॉर्चुनिटीज का क्या सिनेरियो रहेगा वो किसी को नहीं पता। तो अभी जो 1-2 साल जो अभी टाइम पीरियड है, इसमें काफी वैकेंसीज जो है आएंगी। अगर आप राइट टाइम पे बिल्कुल सही जगह पे आ जाओगे तो आप राइट टाइम पे अपना ड्रीम भी अचीव कर सकते हो। बाकी आपके कोई भी डाउट्स होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, वहां पे आपको बिल्कुल इसके सारे आंसर्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।